दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो लेट के लिए दिल से सॉरी, और क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है तो उसको रहते मैंने अभी टाइम निकाला है, तो अभी मैंने काम किया है। कोई गलती हो तो उसके लिए पहले ही सॉरी। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करें। गाड़ी लेकर गुलेरिया हाउस पहुंच चुकी थी। तभी उसके फोन की रिंग बजती है। अनिका जल्दी से फोन पॉकेट से निकालती है और स्क्रीन पर नंबर देखती है। फिर अनिका फोन को उठाकर साइड में चली जाती है। वह गुलेरिया हाउस के अंदर ना जाकर वापस गार्डन की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि ये फोन और किसी का नहीं बल्कि इंस्पेक्टर अरबाज का था। हेलो अनिका, दूसरी तरफ से आवाज आती है। अनिका भी आंसर देती है। हाँ इंस्पेक्टर अरबाज, बोलिए क्या बात है? अनिका, मुझे दरअसल तुम उस मिशन के बारे में जो मैंने तुम्हें डीएनए दिया था उसकी कहाँ तक तहकीकात हुई है, उसके बारे में मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तभी अनिका कहती है कि उसके बारे में मुझे जैसे ही कुछ ऐसा क्लू मिलता है या फिर मैं उसके नतीजे पर पहुँचती हूँ तो मैं आपको ज़रूर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूँगी। फिर अनिका इंस्पेक्टर अरबाज से कहती है, इंस्पेक्टर अरबाज, अगर उस व्यक्ति की लास्ट टाइम की तुम्हारे पास कोई भी फुटेज हो तो तुम मुझे भेज सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है ये किसी तरह की ऑर्गेनाइज का ऐसा कोई काम कर रही है जो इसे आगे बढ़ाना चाहती है। इसका मतलब कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो ये सीक्रेट मिशन चला रहा है। पर हमारा सिवा अलग से दमयंती के बारे में तो हम जानते हैं वो इस तरह का कोई भी काम नहीं करने वाली, क्योंकि अनिका समझ पा रही थी क्योंकि उसने दमयंती के लेफ्ट और राइट दोनों हाथों को काट दिया है और ऊपर से रुद्रमा देवी को भी। तो ऐसे में दमयंती इस तरह की कोई चाल तो बिल्कुल भी नहीं खेल सकती। तो अरबाज ओके बोलते हैं और जैसे ही फ़ोन काटने वाले होते हैं तभी अनिका की आवाज़ आती है। इंस्पेक्टर अरबाज, मुझे आपसे एक काम था, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? इंस्पेक्टर अरबाज कहता है कि हाँ अनिका, हम जब तुम कहो मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ, वहीं जहाँ पर हम हमेशा मिलते हैं। अनिका कहती है कि ठीक है, मैं जैसा भी टाइम होगा उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। अब अनिका फ़ोन कट कर देती है और जैसे ही आगे की तरफ बढ़ती है तो बच्चों ने अनिका को पहले से ही आते हुए देख लिया था, क्योंकि अनिका की गाड़ी का हॉर्न था वो बच्चों ने इसी गाड़ी का हॉर्न था वो बच्चों को सुनाई पड़ चुका था, जिसे कि वो समझ चुके थे कि उनकी मम्मा उन्हें लेने के लिए आ गई है। इसलिए तीनों ही बच्चे जल्दी से बाहर आ जाते हैं और अपनी मम्मा के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर अपनी मम्मा को गले लगा लेते हैं। अनिका भी अब अपने घुटनों के बल बैठकर तीनों बच्चों को प्यार जताने लग जाती है। तभी रिया कहती है कि मम्मा आप तो हमें मिस ही नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको कल एक बार ही कहा था कि मुझे नहीं जाना, लेकिन आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप बदलते हुए रिया के तेवर देखकर दोनों भाई हैरान थे, लेकिन नज़रों ही नज़रों में कुछ बातें कर रहे थे। वो समझ चुके थे कि अब अनिका को मस्का लगाया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ तक रहने का तो काम हो चुका है। अब अनिका और रोहित दोनों ही उन्हें वापस अपनी जगह पर भेज देंगे जहाँ पर वो अब रहते हैं। इसलिए अब रिया मस्का लगाकर कुछ दिन अपनी मोम डैड के साथ रहने की रिक्वेस्ट करने वाली है। ये देखकर दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर दोनों भी अपनी मम्मी के गले लग जाते हैं। तभी अनिका उन्हें कहती है कि हाँ रिया, अभी अंदर चलते हैं, उसके बाद हम मारवा हाउस चलेंगे। तभी रिया कहती है ओके मम्मा। इतना कहकर तीनों ही जल्दी से भागकर अनिका से पहले अंदर चले जाते हैं और कहते हैं कि मम्मा आ चुकी है करण गुलेरिया से। रिया कहती है नानू, मम्मा आ चुकी है तो प्लीज़ थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर देना आप हमारे लिए। आप करण गुलेरिया भी हमें भर देते हैं और उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि करण गुलेरिया सबसे ज़्यादा रिया से प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत पहले जब रिया को खुद करण गुलेरिया ने देखा ही नहीं था तब से ही उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन करण गुलेरिया का रहा है। जैसे ही अनिका अंदर आती है तो अनिका को श्रेया अनिका का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है, क्योंकि अभी सुबह का लंच रेडी हो चुका था, टेबल पर सजाया गया था और सभी खाने के लिए बैठे हुए थे। तो क्योंकि श्रेया को पता था कि अनिका अनकन करेगी, यानी कि मना करेगी और जल्दी से जाने के लिए बोलेगी, इसलिए पहले ही श्रेया अनिका का हाथ पकड़कर उसे टेबल पर बिठा दी है। कहती है अनिका
बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, पहले तुम खाना खाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम खाना नहीं खा के आई। लेकिन अब बात तो श्रेया की भी ठीक थी कि अनिका ने आज खाना बिल्कुल भी नहीं खाया था। वह सुबह से ही काफ़ी बिजी थी। अब अनिका जल्दी से खाना फिनिश करती है और बच्चों का भी खाना हो चुका था। अब अनिका कहती है कि मुझे अब चलना चाहिए। तभी करण गुलेरिया अनिका को अपने पास बुला लेते हैं। अनिका भी करण गुलेरिया के पीछे पीछे जाने लगती है। करण गुलेरिया बाहर की तरफ ही चले जाते हैं। तब करण गुलेरिया अनिका को देख रहे थे कि अनिका उसके पीछे आ चुकी है। तभी करण गुलेरिया कहते हैं, अनिका मैं तुमसे एक बात पूछूं? तभी करण गुलेरिया की बात सुनकर अनिका पूछती है, हाँ बोलिए पापा। तभी करण गुलेरिया कहते हैं कि हमारे घर में जो एक व्यक्ति रहता था, एक बाबा रहता था, जिसे मैं सड़क से उठाकर अपने घर में शरण दी थी, जिसका इलाज तुम्हारे द्वारा किया गया था, क्योंकि मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, वो कहाँ है और कैसे, क्योंकि ये काम मैंने किसी को सौंपा भी है। अगर वो काम अच्छे से कर देगा तो अच्छा होगा, अदरवाइज मैं ये काम तुम्हें भी सौंपता हूँ, क्योंकि मुझे उस इंसान के बारे में अब जानने की काफ़ी रुचि हो चुकी है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ही एकमात्र ऐसा सहारा है जिसके जरिए मैं अपने मकसद तक पहुंच सकता हूं। अब अनिका भी हामी भर देती है, फिर कहती है, अपने पापा का हाथ हाथों में ले लेती है और फिर कहती है, पापा आप परेशान मत हो और अपने दिमाग पर बिल्कुल भी स्ट्रेस मत हो। और अब बच्चे तो हो गए हैं, तो आकाश और श्रेया अब काफ़ी व्यस्त हैं, और तो आप उनकी हेल्प करें तो आपके लिए बेहतर होगा, ताकि आपका दिमाग शांत हो, उसके बच्चों में ही बिजी रह सके। अब करण गुलेरिया हामी भर देते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अनिका उनकी बात को टाल रही है। फिर अपनी आंखें इधर से उधर घुमा कर कहते हैं कि ठीक है अनिका, तुम जा सकती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं करण गुलेरिया ने ये उदास मन से ही कहा था। अब अनिका अपने पापा के पास जाती है और पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी तरफ घुमा देती है। फिर कहती है, पापा आपने जो मुझे कहा है वो मुझे याद है। मैं उस बूढ़े बाबा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। जैसा ही मुझे कुछ भी पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अब करण गुलेरिया काफ़ी शांत और उसके चेहरे पर एक आस भरी जो प्यारी सी झलक थी वो उसे के चेहरे पर साफ अनिका देख पा रही थी। अनिका मन ही मन में सोच रही थी कि मेरे पापा मेरी माँ यानी कि अपने प्यार स्वाति मल्होत्रा के लिए कितने तड़प रहे हैं। काश मेरी माँ और मेरे पापा एक साथ अपनी एक अलग सी दुनिया बनाकर अपना बची हुई जिंदगी एक साथ बिता सकते। अब अनिका ये सोच ही रही थी, तभी रिया और अलेक्जेंडर आर्यन उसके पीछे से हाथ लगाते हुए कहते हैं, मम्मा अब चलें। अब अनिका भी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और कहती है कि ठीक है पापा, अब मुझे चलना चाहिए। अब करण गुलेरिया को बाय बोलकर तीनों बच्चे गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी अनिका भी गाड़ी ड्राइव करते हुए स्टार्ट कर देती है। तभी रिया और अलेक्जेंडर को एक शरारत सूझती है। वो कहते हैं कि मोम, हमारा आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्या आपका भी हमारे बिना मन लग जाता है? अब अनिका कहती हैं, कभी माँ का अपने बच्चों के बिना दिल लगता है, लेकिन फिर आप हमारे बिना नहीं रह सकती तो हमें वहाँ पर अकेले रहने के लिए छोड़ा क्यों है? अब अनिका कहती हैं कि मैं तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, पूरी जिंदगी तक मैं तुम्हें ये समझाऊंगी, जब तक तुम अपने अकेले रहकर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हर आने वाली मुसीबत का जो आसपास तुम्हारे हैं उसे भापते नहीं हो, उसे लड़ते नहीं हो, उसका सामना नहीं करते हो, तो उसके बारे में, इस समाज के बारे में और यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में तुम्हारी स्थिति बिल्कुल स्थिर रहेगी अगर तुम हमारे पास रहोगे। लेकिन अकेले रहकर तुम्हें हर चीज़ों का अपने आप ही सॉल्यूशन और किसी चीज़ को लड़ के और किसी चीज़ को डर के सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को ज्ञान हो जाएगा। बस ये समझो कि ये भी तुम्हारे जीवन का एक पहल है, या ये कहे कि ये तुम्हारे लिए एक टास्क के समान है। अब रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन तीनों ही अपनी माँ की बातें भले ही अनिका ने घुमा फिरा के कही थी, लेकिन तीनों बच्चे काफ़ी समझदार थे, उन्हें समझ आ गया था। दूसरी ओर दमयंती का किला। नेक्स्ट डे हो चुका था। दमयंती जब तक अनोखी कहीं बार किसी काम के लिए गई हुई थी, तब तक दमयंती अपनी जगह से उठती है और फिर एक तहखाने की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। जैसे जैसे वो उस तहखाने की
तरफ कदम बढ़ा रही थी, ऐसे ऐसे वह पीछे मुड़ मुड़ कर देखे जा रही थी। लेकिन जब उसे एहसास हो जाता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, दमयंती वहाँ उस साइड से बने हुए दरवाजे को ओपन करती है अपनी चाबी से। उसके बाद एक अलमीरा को थोड़ा सा प्रेस करती है तो एक पीछे से दरवाज़ा खुलता है। वो काफ़ी अलग ही नज़ारा था। दमयंती जैसे ही अंदर जाती है, अब जो व्यक्ति वहाँ पर लेटा हुआ था कहता है, आ गई तुम? अब दमयंती कहती है, हाँ मैं आ गई, और तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब वो व्यक्ति कहता है, हाँ बस मेरी तबीयत तो छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि हमारी बेटी की तबीयत अब कैसी है? अब दमयंती कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और पहले से काफ़ी खुश भी है, क्योंकि उसे मैंने एक ये मानो कि नई ज़िंदगी के साथ एक नया रंग रूप भी देने वाली हूँ। अब राजीव को कुछ समझ नहीं आता, उसके फेस पर क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा था। तब ये दमयंती कहती है, तुम्हें अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं अपने आप संभाल लूँगी। उसके बाद जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, भले मेरे लिए नहीं लेकिन अपनी बेटी के लिए तुम्हें हर काम करना होगा। अब राजीव गुलेरिया में अपना सिर हिला देता है, कहता है, हाँ मैं ये तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे प्रायश्चित होंगे, या फिर ये कहे कि मेरी बेटी के लिए एक मेरा नया जीवन होगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को इस दमयंती के जो नरक है इसे आज़ाद करना चाहता हूँ, उसे एक अपनी अलग से पहचान देना चाहता हूँ। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। तभी दमयंती कहती है कि ठीक है, आने वाले कुछ टाइम बाद ही तुम्हारे बाहर की तरफ, यानी कि या ये कहें कि बाहर वाली दुनिया में तुम्हारे जाना होगा। अब वो व्यक्ति जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था हामी भर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपनी मर्जी से ही वहाँ पर रह रहा था। भले ही वह किसी के सामने नहीं जा रहा था, लेकिन वो भी उसका अपना खुद का फैसला ही था। लेकिन अब दमयंती वहाँ से उठती है और बाहर की तरफ वापस चली जाती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है। वो व्यक्ति आराम से उठता है और साइड होकर बेड से के पास खड़ा होता है। वहाँ पर एक दरवाजे की तरफ हाथ लगाता है और वो बाहर की दुनिया, यानी कि जहाँ पर बाहर एक काफ़ी सुनसान सा जंगल था, जहाँ पर वो बिल्कुल उस किले से ही बाहर आ जाता है, क्योंकि ये उसे बाहर और अंदर जाने का ही एक रास्ता था। वह दमयंती वाले रास्ते को कभी यूज नहीं करता था। उसे कोई काम होता, कुछ भी होता, वह उस अंडरग्राउंड रास्ते से ही बाहर आता और अंदर रहता। ये सब दमयंती को भी पता था, क्योंकि ये दमयंती द्वारा ही बनाया गया रास्ता था। अब वो व्यक्ति किसी तरफ जाकर एक झील के पास बैठ जाता है और नीचे पड़े हुए कंकर को उठाकर उस पानी में मारने लग जाता है, और फिर जैसे ही मारता है वहाँ पर पानी की छाल बनकर दूर दूर तक फैलने लग जाती है। फिर वह सोचने लग जाता है कि ये दमयंती अपने आप को ये समझती है कि मैं एक पत्थर के समान हूँ, जो पानी में गिरने से अपने जितना भी आसपास का एरिया है उसको अपने अंदर ही संभाल लूँगी, या उसको अपने अंदर से बाहर नहीं जाने दूँगी। लेकिन ये इसकी गलतफहमी है। कभी मैं भी ये सोचता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में जो आया है उसे जाना है, और कोई भी प्रकृति से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। ये सब सोच रहा था, फिर वापस उठकर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा देता है। तो यही दूसरी तरफ दमयंती अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देती है। अब वह जैसे ही बाहर की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ याद आता है, वैसे ही वह लच्छो के कैबिन की तरफ कदम बढ़ा देती है और वापस मुड़ जाती है। और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती है तो वो जितनी भी नर्स वहाँ पर बैठी हुई थी और जो लच्छो की देख रेख कर रही थी, वे अपने अपने काम में लग जाती हैं। अब दमयंती देख पा रही थी कि इसकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स थे वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं, जिससे कि इसकी बॉडी काफ़ी स्किन काफ़ी टाइट हो चुकी है। अब वह सोचने लग जाती है समय आ गया है इसको बदलने का। अब दमयंती जल्दी से उस डॉक्टर के पास जाती है, और वो डॉक्टर जो कि अभी तक सो रहा था वो दमयंती की हार्ट पाते ही खड़ा हो जाता है। फिर कहता है, मासा आप आ गई, मेरे लिए काम बताएं, मैं अपना काम बखूबी आपको पूरा कर दूंगा। अब दमयंती उस डॉक्टर से कहती है कि तुम्हें इस जो यहाँ पर लेटी हुई है उसकी सर्जरी करनी होगी, या ये कहे कि उसका स्किन को बिल्कुल ही चेंज करना होगा, जो उसका फेस का लुक है उसे बिल्कुल ही बदलना होगा, यहाँ तक कि उसके फिंगरप्रिंट को भी मिटाकर नए फिंगरप्रिंट
को ऐड करना होगा। ये सब सुनकर एक बार तो डॉक्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दमयंती से कहता है कि मासा, अगर मैं फेस की स्किन को तो चेंज कर सकता हूँ, यानी कि इसके लुक को तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फिंगरप्रिंट को कभी मैंने चेंज नहीं किया। लेकिन आप कहो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। तभी इतना कहने के बाद दमयंती डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि कोशिश नहीं, कोशिश मैं कर सकती थी, लेकिन मैं इसे जिंदा और क्योंकि मैं इसे मौत के मुंह से निकाल कर लेके आई हूँ, इस पर थोड़ी सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए। या ये कहे मैं नाकाम होने वाले की क्या सजा होती है, उससे बेहतर तो खुद अपने आप मौत को गले लगा ले, वो भी अच्छा है। अब डॉक्टर हामी भर देता है और दमयंती वहाँ से चली जाती है और जाते हुए कहती है कि तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो तुम्हारे पास ये जितनी भी डॉक्टर है वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। बाकी किसी और की चाहिए तो मुझसे चाहिए हेल्प तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना।